हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, या गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, जब भी आप इस लेक्चर को, इस वीडियो को देख रहे हो। सब बढ़िया ना? चलिए, अच्छा। तो आज यार बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि आईपीसी और सीआरपीसी। आप सुनते होंगे ना कि आईपीसी की धारा 302, धारा 307, 165, 395, इस तरह के आप धारा सुनते होंगे। तो ये देखेंगे कि आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो आपको थोड़ा शुरू से पीछे से समझाएंगे तो बात समझ में आएगी एकदम बढ़िया से। देखो, सबसे ऊपर मैंने बताया ना कि सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन आपका, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है वो जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप बात करते हैं कंट्री की, कि देश कैसे चलेगा, देश का, हमारा देश भारत देश कहाँ तक है, कैसे क्या चलेगा, उसकी बात करता है। स्टेट के बारे में हम देश में पढ़ते हैं कि राज्य का हमारे प्रचार प्रसार कहाँ तक है, राज्य की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, राज्य के बारे में पढ़ते हैं, सीमाओं के बारे में पढ़ते हैं, नाम अदला बदली के बारे में पढ़ते हैं, इस सब चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि सरकार कैसे बनती है, पीएम का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, मुख्यमंत्री का कैसे होता है, विधायक कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ पढ़ते हैं। फिर जो है सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं, नागरिकता क्या होती है, कौन नागरिक होंगे, कौन नागरिक नहीं होंगे, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। राइट के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। लॉ के बारे में पढ़ते हैं। उस लॉ से जुड़ी कहानी है आईपीसी और सीआरपीसी की। भारत संविधान आपको ये सहूलियत देता है कि समय समय पर अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है कि या ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जिससे एक नया लॉ बन जाना चाहिए और उस लॉ के चलते समाज में कुछ अच्छाइयाँ हो सकती हैं या समाज आगे बढ़ सकता है, तो समय समय पर संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन वहीं कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि ऐसा कुछ मत नया लॉ बना देना जिससे कि उसका मूल मतलब वही ख़त्म हो जाए, है ना। अब ऐसा आप कोई ऐसा लॉ बना दिए कि जो धर्म के खिलाफ हो जाए। आपने ऐसा नियम बना दिया कि हिंदू धर्म वाले लोग वोट ही नहीं दे पाएंगे, तो ये तो फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो गया, फिर तो ये तो गलत हो गया। तो ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए। या ऐसा लॉ बना दिए कि मौलिक अधिकार ही ख़त्म हो गए। मौलिक अधिकार तो आदमी के मूल अधिकार हैं, पैदा होते ही मिल जाते हैं, आप उसको ख़त्म कर दिए तो ये बहुत बड़े प्रकरण हो जाएंगे। अगर ऐसे ख़त्म करेंगे तो फिर नहीं चलेगा। तो उस चीज़ के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ की बात हम करते हैं तो लॉ में सिविल लॉ आता है, एक क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ का मतलब होता है कि एक ऐसा लॉ उस चीज़ के बारे में बात करेगा जहाँ मार पीट ना हो, मार काट ना हो, गुंडागर्दी ना हो, हत्या वगैरह ना हो। इस तरह के जो नॉर्मल मामले हैं वो सिविल लॉ के अंतर्गत देखे जाएंगे। जैसे मान लो किसी की प्रॉपर्टी की कोई बात है, जहाँ मान लो हम थोड़ा पावरफुल हैं, किसी की प्रॉपर्टी, किसी की ज़मीन जोत ली है, तो वो जा कर के हमारे खिलाफ एफआईआर करेगा और फिर हमको कहा जाएगा कि साहब आप इसका मुआवजा दे दीजिए। हमको कोई दंड नहीं होगा कि फांसी की सज़ा दे दीजिए, कि नहीं। हमको ये कहा जाएगा कि आपने इनका नुकसान किया है, आप इनको इतना इतना मुआवजा दे दीजिए। कंपनसेशन यहाँ पर चलता है। जुर्माना जिसे कहते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हम एजुकेशन की दुनिया में अगर बात करें तो जो बड़ी बड़ी एजुकेशन की इंडस्ट्री हैं वो क्या करती हैं कि टीचरों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती हैं कि हम आपको 1 साल का 70 लाख रुपए देंगे, 80 लाख रुपए देंगे, या जो भी देंगे, पैसे की बात नहीं। आप 1 साल 2 साल आप हमारे यहाँ आकर के पढ़ाइए, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अब मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसी ने, अब कहीं दूसरी जगह उसको और पैसा मिल गया, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, आपसे तो पैसा ले चुका है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो आप उसके खिलाफ जा कर के एफआईआर कर सकते हैं कि हमसे ये बात किए थे, इसका ये प्रूफ है, लेकिन ये नहीं पढ़ा रहे हैं, ये भाग रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो आप जो है उनके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। तो फिर उनको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसका उनको यहाँ पे जुर्माना देना पड़ेगा। यहाँ पे ले दे के काम चलता है। मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ होती है। जैसे मुस्लिम लॉ की ये बात होती है कि मुस्लिमों का अलग लॉ है, हिंदू का अलग लॉ है। जैसे मुस्लिम में 3 तलाक
बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है, 3 बार बोल दीजिए आप तो ख़त्म कर दिया गया। पहले 3 बार बोल दीजिए ख़त्म। ऐसा नहीं कि तलाक हिंदू में नहीं होता, हिंदू में भी तलाक होता है, लेकिन हिंदू में थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, लंबी प्रक्रिया है, कुछ काम ज़्यादा करना पड़ेगा कंपेरिजन टू मुस्लिम। मुस्लिम में बड़े आसान तरीके से जो है 3 तलाक बोल दिया जाता था, काम ख़त्म हो जाता था। तो उसी तरीके से ये सब चीज़ें सिविल लॉ के अंदर आती हैं। सिविल लॉ ऐसी चीज़ होती है जिसमें जो है मारकाट की या कोई बड़े क्राइम की बात नहीं है, छोटे मोटे कोई किसी को हल्का फुल्का मार दिया या किसी की ज़मीन जोत लिया या किसी के घर में जाके रह रहा था, किराया नहीं दे रहा, छोटे मोटे, तो वो सिविल लॉ के अंदर देखे जाएंगे। वहीं अगर कोई बहुत बड़ा, अब मान लो कि इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट इसने साइन किया था, अब इसके ऊपर जो है पेनाल्टी लगी, जुर्माना लगा, अब वो जब जुर्माना नहीं देगा तब फिर उसके खिलाफ जो है बड़ा एक्शन लिया जाएगा। यहाँ तक तो छोटे मोटे से काम चल जाता था। तो अब ये तो सिविल लॉ की बात हो गई। अब वहीं आईपीसी और सीआरपीसी की बात करेंगे। तो इसको ना आर्टिकल से तुम रिलेट करना। देखो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे टोटल 22 भाग हैं, 22 चैप्टर हैं। उस 22 चैप्टर में 395 आर्टिकल हैं। ABC कर सकते हैं लेकिन 395 से 396 नहीं है। तो ये क्या है, आर्टिकल बेसिकली एक पॉइंट है। जैसे आप नोट्स बनाते हैं तो पॉइंट दे के बनाते हैं, या एरो दे करके बनाते हैं, या स्टार दे करके बनाते हैं, या एक पेज में अलग अलग चीज़ लिखते हैं, जिससे कि आपको जैसे पढ़ना हो तो आप उसी पेज पर जा करके वहीं पर खोल करके पढ़ लें ताकि आपको आसानी हो। तो इसी तरीके से जैसे अब आपको डिफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में जानना है, अब आप क्या पूरी पॉलिटी उठा करके ढूंढने लगेंगे? नहीं, आर्टिकल 12 में आप जाएंगे, खटाक से डिफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो उसी तरीके से ये जो आर्टिकल है एक पॉइंट है, ये डिनोट करता है कि कौन सी चीज़ किस आर्टिकल में रखी गई है, जिससे कि पढ़ने में सहूलियत हो, आसानी हो। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आर्टिकल चलता है, लेकिन आईपीसी में धारा चलती है कि किस धारा के तहत कौन सा दंड दिया जाएगा, किस धारा के तहत कौन सा दंड आएगा, ये दोनों बात करती है। अभी इस पे आएंगे। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग है, चैप्टर 22 है, उस चैप्टर में आर्टिकल 395, जैसे आपको हम एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे आपकी क्लास 12 की मैथ है, रिलेशन एंड फंक्शंस पहला चैप्टर है। उस पहले चैप्टर में मान लो 4 एक्सरसाइज है। अब मान लो एक्सरसाइज 1.3 का आपको 4th क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा थोड़ी ना पूरी बुक पलटने लगेंगे। आप खटाक से जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप एक्सरसाइज 1.3 में जा करके 3rd क्वेश्चन 4th क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उस पर आप जा करके डायरेक्ट स्टिक करें। तो क्यों ऐसा कर पा रहे हैं? ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं कि वो सिस्टमेटिक वे में अरेंज है, आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यही इसी तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये 22 भाग में 395 आर्टिकल अच्छे से उसको रखा गया है, तो हमको ढूंढने में पढ़ने में आसानी होती है। आर्टिकल 12 हमारी जैसे डिफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 14 to 18 बात करता है राइट टू इक्वलिटी की। आर्टिकल 19 to 22 बात करता है राइट टू फ्रीडम की। आर्टिकल 23 to 24 बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की। बस समझ रहे हैं ना, कंटेम्पलेट कर पा रहे हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ। ये जो है एक पॉइंट है बेसिकली, जो अलग अलग पॉइंट में अलग अलग बात लिखी गई है, उस बात के तहत आप वहाँ पर जा कर के डायरेक्ट उस चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम आते हैं मेन अपने टॉपिक पे। इसको इसलिए लिखे हैं कि इस चीज़ से रिलेट कर पाओ, बस रिलेशन के लिए और कुछ नहीं। रिलेट अगर आप अच्छे से कर पाएंगे तो फिर इसी का मेन काम है। जैसे आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। इसके फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन आया था 1834 में। 1860 में ये इंडियन पेनल कोड ये लॉ बना लॉर्ड मैकाले के समय में, और 1862 को ये इंडिया में लागू कराया गया पहली बार मूल रूप से, पूर्ण रूप से। तो जैसे उसमें पार्ट जो होते हैं भाग, वो इंडियन पॉलिटी में 22 है, 22 चैप्टर हैं, वैसे ही आईपीसी में 23 चैप्टर हैं। यहाँ पे आर्टिकल कितने हैं? 395। वैसे ही यहाँ पे धारा को हम कहते हैं सेक्शन। तो यहाँ पे कितने सेक्शन है? 511, 511। तो अब देखो, अब इससे रिलेट करना। आर्टिकल 12
डिफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है। वैसे यहाँ पे धारा 307 आईपीसी सेक्शन 307 मर्डर की अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या की कोशिश के बारे में बात करता है। तो ये दंड के बारे में भी बताता है और दंड की सजा क्या होगी उसके बारे में भी बात करता है। किस धारा के तहत पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, ठीक, रिलेट करना। अब जैसे उसमें पॉइंट टू पॉइंट आर्टिकल होते हैं, वैसे इसमें पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखी गई हैं कि किस धारा के तहत आपको पुलिस गिरफ्तार करेगी। कि अब देखो, जैसे समझो एक चीज को, जैसे एक होती है चोरी, एक होती है डकैती, एक होती है लूट। जैसे डकैती जो होती है, जैसे मैं कहूँ कि कहीं किसी बैंक में जा कर के 2 लोग बैंक को लूट लिए, अब मैं कह दूँ कि बैंक में जा कर के 2 लोग डकैती किए। अब वही दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक आदमी है, 5 लोग जा कर के उस आदमी को धमकी देते हुए उसकी चैन, अंगूठी, उसकी गाड़ी, उसका मोबाइल, जो कुछ भी उसके पास उस समय पे था, उसको धमकी दे करके छीन लिए। तो हकीकत ये है कि ये, अब इसको कोई कहता है कि उसको जा करके लूट लिए, तो यहाँ पे लूट शब्द गलत इस्तेमाल हो जाएगा। लूट, इस चीज़ को लूटना नहीं कहते। जहाँ 5 लोग से कम हो उस चीज़ को कहते हैं लूट। जहाँ 5 लोग से ज़्यादा हो, किसी के घर में 5 लोग घुस जाएं, उसको मार के कट्टा दिखा करके उसका सामान ले ले, उसको कहते हैं भैया उनके यहाँ डकैती हुई। लेकिन वहीं बैंक में जो हुई वो चोरी हुई, इसको डकैती नहीं कहा जाएगा। तो वो चीज़ ये बताती है आपके आईपीसी की धारा की कौन से धारा के अंतर्गत कौन सा क्राइम हुआ है, ये बात समझ में आ गई। जैसे 307 हत्या की कोशिश के बारे में बताता है। 302 अब हत्या कर दिए, मान लो किसी को मर्डर करने चले, मर्डर किए आप, वो बच गया, तो वो हत्या की कोशिश हो गई, उस पर धारा 307 लगेगी। मान लो किसी का मर्डर करने चले और मर गया, वो हत्या हो गई, तो उस पर 302 के तहत आप गिरफ्तार किए जाओगे, फिर आप आगे आप कोर्ट भेजे जाओगे, फिर आपको सजा फांसी जो होगी वो होगी। 376 किसी का रेप कर दिए तो 376 के तहत आपको कूचा जाएगा। 376D ये बड़ा खतरनाक है, सामूहिक रेप, सामूहिक बलात्कार। धारा 377, धारा 377 समलैंगिक के बारे में है, जो अननेचुरल सेक्स करते हैं। पहले ये क्राइम में आता था, लेकिन अब इसको क्राइम से हटा दिया गया है, अब ये क्राइम नहीं है। तो जो अप्राकृतिक मतलब अननेचुरल सेक्स, ठीक। धारा 395 डकैती, किसी के यहाँ घर में जाकर के घुस करके कट्टा पिस्टल दिखा करके अपना डकैती। 396 मान लीजिए डकैती के दौरान आपने किसी की हत्या कर दी, तो वहाँ पे 396 के तहत आपको आईपीसी के सेक्शन 396 के तहत आपको दंडित किया जाएगा। 354 स्त्री लज्जा भंग करना, स्त्री है, किसी की लज्जा भंग कर रहे हैं आप, परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, तो 354 के अंतर्गत आपको दंडित किया जाएगा। ये सीआरपीसी हो गई। देखो दोनों चीज़ वही है, सेम रिलेट करना। वहाँ पे आर्टिकल होता है इंडियन पॉलिटी में, आईपीसी में सेक्शन होते हैं। इतनी बात क्लियर है, इसमें तो कोई किसी प्रकार का तनाव, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर समझना है। सीआरपीसी समझो, ठीक है। देखो सीआरपीसी का फॉर्म होता है, सीआर से होता है क्रिमिनल, पी से प्रोसीजर, सी से कोड। सबसे पहले 1973 में कानून बना और अप्रैल 1974 में लागू कराया गया। अब आपको पुलिस, मान लो कोई आपने दंड किया, कोई अपराध किया, जैसे इसको एग्जाम्पल देकर के हम दोनों को आपको रिलेशन समझाएंगे। जैसे समझो कि आईपीसी कैसे वर्क करती है, सीआरपीसी कैसे वर्क करती है। आईपीसी को हम कहते हैं इंडियन पेनल कोड इज अ सब्सटेंटिव लॉ, व्हेयरएज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज अ प्रोसीजरल लॉ। सीआरपीसी जो होती है ये प्रोसीजरल लॉ होती है, लेकिन वहीं आईपीसी होती है जो सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव मतलब होता है मौलिक विधि, है ना। कोई भी आप काम कर दिए, उसके चलते आप पे आरोप लगा, आप जो है दंडित किए गए, वो एक मौलिक विधि है। लेकिन उसके बाद की जो प्रक्रिया शुरू होगी, कहते नहीं कि भैया एक प्रोसीजर फॉलो होता है, किसी भी चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम हायरार्की होती है कि उसके सिस्टम से कोई काम होता है।
तो वो चीज़ फॉलो करती है सीआरपीसी। अब एग्जाम्पल देते हैं तो समझ में आएगा। जैसे मान लो हम हैं, ठीक, समाज में मेरी अच्छी रेपुटेशन है, समाज में मैं ग्रेजुअली ग्रोथ कर रहा हूँ। तो जो ग्रेजुअल ग्रोथ होता है ना, उसका ग्राफ हमेशा अपवर्ड जाता है, वो धीरे 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 बढ़ते चले जाता है। तो चार आदमी की नज़र में वो खटकने लगता है कि अरे ये तो बड़ा बढ़ रहा है भाई। तो मान लो कि तुम्हारे आसपास, या मैं अपने खुद को मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे आसपास किसी का मर्डर हो गया, किसी ने राजनीतिक कारणों उसमें मेरे ऊपर आक्षेप लगाया कि साहब आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो गया थाने, FIR करवाया हमारे खिलाफ कि इस मर्डर में इनका हाथ है। अब पुलिस आएगी, हमसे पूछेगी जांचेगी कि नहीं, तुरंत हमको उठा के ले जाएगी, तुरंत उठा करके ले जाएगी, हमारे खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगी, जज को देगी, कोर्ट में भेजेगी। अब कोर्ट क्या करेगा कि हमको जेल में डलवा देगा कि आप पहले जेल में जाइए। जेल में जाने के बाद क्या होगा कि एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अब उसके बाद कार्रवाई की जाएगी कि इस कहानी की सच्चाई क्या है, कौन कौन मर्डर कर रहा था। अब मान लो उस टाइम पे जिस समय पर मर्डर हुआ आप वहाँ थे ही नहीं, आप दिल्ली में थे, तो आप कैसे उस समय पर मर्डर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से फिर प्रूफ निकाला जाता है। जो सीआरपीसी होती है ये इन्वेस्टिगेशन का मौका देती है कि आप जांच पड़ताल कर लीजिए साहब। फिर उसके बाद यदि ये आरोप सिद्ध होता है तो फिर आपको सजा फांसी होगी, जो होगा, बिना उसके आरोप सिद्ध हुए आपको सजा फांसी नहीं दी जाएगी। तो ये समझो, ये प्रोसीजर फॉलो करती है, ये कोई प्रोसीजर वगैरह नहीं फॉलो करती। अब बहुत लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसे कौन किसी को फंसा। अरे भैया, राजनीति में आक्षेप भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। आक्षेप के चलते आदमी 2-2 साल जेल काट देता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आक्षेप बहुत बड़ी चीज़ है यार, किसी को भी फंसाना हो ना तो फंसाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, लेकिन हाँ, हराया नहीं जा सकता। ये चीज़ हम कहना चाहेंगे। आप जीतेंगे, है ना, सत्यमेव जयते, जीत हमेशा सत्य की होती। तो ये पावर होती है। तो सीआरपीसी जो होती है ये प्रोसीजर को फॉलो करती है ना। अब जैसे आरोप सिद्ध हो गया तो आपको कितने साल की सज़ा सुनाई जाएगी, क्या क्या आपके साथ दंड दिया जाएगा, आपको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी कि आपको आजीवन कारावास होगा, कि 7 साल की सज़ा होगी, कि 10 साल की सज़ा। वो आपके क्राइम टू क्राइम वेरी करेगा कि जैसा आप क्राइम करके गए होंगे वैसे आपको वहाँ पर सज़ा सुनाई जाएगी। तो आईपीसी का मतलब, आईपीसी ये बताती है कि दंड कौन सा है, उस दंड के तहत आपको कैसे दंडित किया जाएगा, वो दंड कौन सा है। और फिर उस देखो, जैसे समझो 307 हत्या की कोशिश, तो ये दंड है। अब 302 अगर हत्या का दंड देना है तो पुलिस को एक अधिकार भी इसी आईपीसी के तहत मिलता है कि इस धारा के तहत आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। और अगर आपने हत्या की कोशिश की है तो ये दंड के भी बारे में बताता है और पुलिस को अधिकार भी देता है कि आप उनको कैसे कैसे गिरफ्तार करेंगे। पुलिस सज़ा नहीं सुना सकती, सज़ा सुनाएगी कोर्ट, जज। वहाँ पे जज के लिए भी वकील होते हैं, पेशकार होते हैं, तो वो आपके जो है बातों को रखेंगे, आपको जिताएंगे कि हाँ साहब ये गलती नहीं किए थे, आक्षेप लग गया था इनके ऊपर कि हाँ ये भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये बात समझ में आ गई। अगर आप सही हैं तो फिर आप जीत जाएंगे, अगर आप गलत हैं तो फिर आपको सज़ा फांसी हो जाएगी। तो ये होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है। क्लियर है, समझ में आई ना। अच्छा, तो चलो पढ़ाई करते रहें। और हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि यूट्यूब एक बहुत ही बड़ा महासागर है, यूट्यूब की दुनिया बहुत बड़ी है। तो यूट्यूब उसके लिए एक प्रावधान करता है कि हम और आप हमेशा मिलते रहें, कभी इस दुनिया में बिछड़े ना। तो उसके लिए एक प्रावधान है, आप जानते हैं उसको, आप उसको कर लीजिए। और इस यात्रा का मकसद कहीं पहुंचना नहीं बल्कि हमेशा चलते रहना है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।